नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस मेंस 2022 या अन्य कोई एग्जाम जहां पर आप आंसर राइटिंग करते हैं, उत्तर जहां पर लिखना होता है, उसके बारे में कुछ बातें हमको करनी है। आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, आंसर राइटिंग करने में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एक जो मार्केट है पूरा सिविल सर्विसेज का, 3 स्तरीय ये एग्ज़ाम है। अधिकतर एग्ज़ाम इस 3 स्तरीय हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंत में आपकी साक्षात्कार की परीक्षा। ये 3 स्तरीय एग्ज़ाम होता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो आप पास जब करते हैं तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ याद करना होता है। डेटा, आंकड़े जो होते हैं उनको आप याद करके पास कर जाते हैं। मेंस जो एग्ज़ाम होता है इसमें भी इन दोनों चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही है, साथ में आपको राइटिंग की ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना होता है। जो चीज़ें आपको पता हैं उनके साथ में आपको राइटिंग इसमें ऐड कर देनी होती है, यानी कि राइटिंग करके ही तभी आप वहाँ पे बता पाएंगे। और जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें ये भी आपको चाहिए। राइटिंग स्किल तो आपके पास थी तभी आप मेंस एग्जाम पास किए हैं, साथ में आप में अभिव्यक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। आप अपने को प्रेजेंट कैसे कर पाते हैं, जो चीज़ आपको आती है क्या वो दूसरों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, विजन कैसा है आपका, दृष्टिकोण क्या है आपका, किसी भी चीज़ के प्रति नज़रिया क्या है आपका, ये सब देखा जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम महज आपकी छटनी के लिए, लेकिन ये 2 एग्जाम आपकी मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही डिसाइड होता है कि कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, क्या आपको पोस्ट मिलेगी और कितना अच्छा मार्क्स आपका है, उसी पे आप डिपेंड करता है कि आप टॉपर बनेंगे या केवल सेलेक्ट होंगे, या फिर इंटरव्यू कॉल होगा और इंटरव्यू के बाद हो सकता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो ना हो। ये सब कुछ मेंस के मार्क्स पे ही डिपेंड करता है क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स अब बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में 75 के आसपास हाईएस्ट जाता है। लोगों को 50 से ऊपर शुरू होते हैं मिलने, 60-70 एवरेज मार्क्स होते हैं, 60 के आसपास, 60%, और उसके बाद में 75, 72, 73 ऐसे भी मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का एक आशय है केवल कि जो मुख्य परीक्षा है आपकी, मुख्य परीक्षा आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इस क्लास के इस एपिसोड के अंतर्गत हमको मुख्य तौर पर यही बातें करनी है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे तैयार करें, कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। बेसिकली आंसर राइटिंग जो है कई बार अधूरी रह जाती है जब आप किसी के साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं या किसी को आप अपना आंसर चेक नहीं करवाते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा और किसी ने उस पर कॉमेंट कर दिया, आपने कुछ लिखा और उसको डिस्कस कर लिया। डिस्कशन का ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 2-4 लोग आप हैं और आपस में डिस्कस कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि उसकी अच्छाइयाँ हैं वो आप सीख गए और आपकी जो कमियां हैं वो उसने बता दिया। तो आपको जो उसने बताया और आपने जो वैसे सीखा, दोनों मिलाकर लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर, क्योंकि एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण से बेहतर होता है कि आप उसमें कई तरीके से विचार कर लें। ये जो पूरी मार्केट है उसमें कई चीज़ें हैं, इस पर बात क्यों करना पड़ रहा है, उसी का मैं भी हिस्सा हूँ। और लेकिन मेरा थोड़ा सा नज़रिया अलग है इस मामले में कि भीड़ जुटाने से ज़्यादा, पैसा कमाने से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी को सफल बनाने या उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करने का हमको काम करना चाहिए। और इसी कारण से हमारे संस्थान के जो रिजल्ट्स हैं आप इधर लगातार देख सकते हैं कि अच्छे आ रहे हैं, और उसका कारण केवल यही है कि हम लोग क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, मेहनत पे ध्यान देते हैं। बाकी सारी मेहनत स्टूडेंट को करनी होती है। हम उसको ऐसे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने लक्ष्य से भटके ना, दूर ना हो। तो इस क्लास में जो ये आंसर राइटिंग के मामले में बहुत सारी अफवाहें हैं। कुछ लोग, आप टॉपर्स आपको मिल जाएंगे, वो बताएंगे कि मैं तो बचपन में 5th क्लास में जब था तभी आंसर राइटिंग बहुत अच्छा करता था, कई बार मैंने प्रतियोगिताएं जीती थी। कई कोचिंग वाले बताएंगे कि 2 महीने का प्रोग्राम था, उसमें सब ज्वाइन किया और वो पहले तो उसको कुछ नहीं आता था और वो हो गया। ऐसा हो सकता है कि आपको पहले कम आता हो, बाद में आपका सब हो जाए,
लेकिन केवल ऐसा करने से कि उसने ज्वाइन कर लिया हो गया, ये बिल्कुल सही बात नहीं होती है, क्योंकि मैं पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट देता हूँ स्टूडेंट को जो मेहनत करते हैं। आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग कैसे और कब से करनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हेडिंग का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, चार्ट या डायग्राम का प्रयोग प्रत्येक उत्तर में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न है। और हेडिंग के प्रयोग के साथ में एक इसमें और भी बात है, जो कई बार लोग कहते हैं कि शब्द कैसे गिनने चाहिए। तो शब्द गिनने पे पहले भी हमने सेशन किया है, लेकिन इसमें भी बात कर लेंगे। आपने देखा होगा कि जब टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखते हैं तो 3 चीजें मैं आपको बहुत एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूं और बहुत जरूरी बातें होती हैं। आप जब टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं तो जाहिर सी बात है आप वैसा बनना चाहते हैं क्योंकि उसने टॉप किया है। लेकिन टॉपर कहता है कि हमने आंसर राइटिंग कभी नहीं की। मान लो वो कहता है कि कभी नहीं की, और हम तो बस पढ़ते रहते थे और फला नोट्स पढ़ा और जाके लिख। दूसरे कंडीशन में टॉपर ये भी कह सकता है कि हमने बचपन से ही आंसर राइटिंग की, या जब मैं पढ़ता था प्रीलिम्स भी पढ़ता था तो मैं लिख लिख के पढ़ता था, और जो भी मैंने पढ़ा है सब मेंस ही पढ़ा है, प्रीलिम्स तो मेरा तैयार हो गया है। तो दूसरा हो सकता है कि हमने सदैव ऑलवेज क्या किया, आंसर राइटिंग किया। ये दोनों बातें जो हैं वो सही गलत जो भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। ये एक पर्सन है, जो ए पर्सन है जिसने टॉप किया है, उसकी बात है। आप दूसरे पर्सन है, आपकी स्ट्रेटजी में क्या सेट हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्रीलिम्स पढ़ना छोड़ते हैं, केवल आंसर राइटिंग ही मेंस की करने लगते हैं और उनका प्रीलिम्स ही नहीं पास होता, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि प्रीलिम्स पास हो जाएगा, मेंस कभी निकलेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स ही पढ़ा करते हैं। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। हो सकता है टॉपर ने किसी के कहने से ऐसा कहा हो, उसका कुछ हित हो थोड़ा बहुत, किसी कोचिंग के कहने से ऐसा कह दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेबसाइट को या किसी टेस्ट सीरीज को उसने लॉन्च करने के लिए ऐसा कह दिया है। यह मैं कहता हूं ये कोई बात नहीं सही है। उसने अपनी बातें आपसे शेयर की हैं बड़ी ईमानदारी से, लेकिन वो उसकी बातें हैं, आपकी बातें नहीं है। आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आप कब कौन सा कदम उठाएंगे। आपका प्रीलिम्स अगर पढ़ेंगे तभी पास होगा, तो आप मेंस आंसर राइटिंग करने बैठ गए तो कैसे पास कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा कितना है, पढ़ाई आपने कितनी की है। और आपने अगर पढ़ लिया है सब कुछ, मान लीजिए कि कोई टॉपिक है और वो टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। मान लीजिए कि सिंपल सा हम कह रहे हैं कि वो टॉपिक है जो कि स्वच्छ गंगा मिशन है, योजना है कोई छोटी सी, उससे रिलेटेड है, या वो टॉपिक जनांकीय लाभांश से रिलेटेड है। किसी भी इतिहास के टॉपिक को आप उठा लीजिए, विश्व युद्ध से प्रश्न बनाया गया है, मुगल पे प्रश्न बना दिया गया है, साउथ इंडिया का कोई टॉपिक उठा लिया गया है, उसके इतिहास से बना दिया गया है। तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि प्रीलिम्स में आपको बहुत सारे फैक्ट भी याद करने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो होता ही है, लेकिन फैक्ट पे ज़्यादा जोर देना होता है। और जब मेंस की आंसर राइटिंग होती है तो उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, और आपके पास लिखने की अगर स्किल है तो आप उन्हीं बातों को लिख देते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अगर अभी कॉल कर दूं और उनसे पूछूं तो वो तुरंत बताएंगे कि हमने मेंस के लिए अलग से कुछ नहीं किया, प्रीलिम्स में जो पढ़ा था वो लिख दिया और वो हमें लाभ किया और हमारा सिलेक्शन हो गया। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी मैं आपको बताऊं जो कि केवल मेंस ही पढ़ते रहे, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और प्रीलिम्स हुआ भी तो वो मेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो आंसर राइटिंग तभी करनी चाहिए जब आप टॉपिक वो आप पढ़ लें। पढ़ने का मतलब चाहे आपको पहले से आता हो, पहले से आपको आ रहा है तब भी सही है, और अगर पहले से नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही उस पर आंसर राइटिंग करें। पढ़ने में 2-3 चीजें होती हैं। आपने कोई एक आर्टिकल देखा और उस आर्टिकल को उठाया और उसको पढ़ के आंसर लिख लगे। और दूसरा होता है कि आपने बुक से, कहीं से भी या वेबसाइट से, जहां से भी आपको मिला, कंटेंट की जरूरत है और अच्छा कंटेंट दिया था, पहले उसको पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद में पूरी जानकारी आपको हो गई और उसको आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। दोनों आंसर में अंतर ये होगा कि जो ये आर्टिकल बेस्ड आंसर है, इसमें जो
आर्टिकल का राइटर है वो टॉपिक को या फिर सपोर्ट करेगा, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, या फिर वो सपोर्ट करेगा और या फिर उसकी जो बातें होंगी, मान लो कोई योजना है तो उसकी आलोचनात्मक बातें करेगा। पूरा दोनों पक्ष उसका सामने आपके अधिकतर नहीं आ पाता है। और आर्टिकल लिखने में भी 2-3 बातें उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहनी है, तो एक पक्ष छूट जाता है। जब आप वही टॉपिक बुक से पढ़ते हैं या कहीं से जहाँ पर डिटेल में वो दिया है उसको पढ़ते हैं, तो सारे पक्षों से आप रूबरू हो जाते हैं। तो वो आपके लिए एक अलग ज्ञान, अलग कॉन्सेप्ट, अवधारणा आपकी क्लियर होती है। तो आपके लिए वो यूनिक नॉलेज होता है। बस होनी चाहिए इसके बाद में आपके पास क्या, राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल एक दिन में नहीं आती है। राइटिंग स्किल के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो आंसर राइटिंग कब से करें, जब कुछ पढ़ें तब करें। जिनका प्रीलिम्स का एग्जाम अच्छा हुआ है अब वो स्टार्ट कर दें। आंसर राइटिंग कितनी करें, है ना। रोज क्या आप 50 सवाल लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रीलिम्स में तो आप 500 सवाल देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप 5 सवाल भी रोज लिख दे रहे हैं, आप 4 ही रोज लिख ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप 2 ही 3 पढ़ रहे हैं 15-20 का कंसेप्ट, लेकिन 2 ही 3 लिख के देख ले रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या मैं उसको अपने शब्दों में या जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसमें व्यक्त कर पा रहा हूँ। लग रहा है कि हाँ कर पा रहे हैं, तब तो ठीक है। तो आप आंसर राइटिंग ऐसे करिए। दूसरी बात है कि कब से करनी चाहिए, तो हमने बता दिया कि पढ़ने से करनी चाहिए। दूसरी बात है कि कैसे करना चाहिए। तो आंसर लिखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कंटेंट। कंटेंट कैसे है? आंसर लिखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कंटेंट। और वो कंटेंट कैसे है, कंटेंट कहां से और कैसा होना चाहिए, कहां से आता है ये कंटेंट। कंटेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। अब पढ़ाई, मैंने बताया कि पढ़ाई 2-3 तरीके से की जा सकती है। एक तो आपने कोई टॉपिक उठाया, आर्टिकल निकला है, जैसे आजकल का जो आंसर राइटिंग का सबसे ज़्यादा चलन चल रहा है उसमें यही करंट के बेसिक जो मुद्दे हैं और लगातार पेपर्स में आते रहते हैं, उन्हीं से रिलेट करके, खास करके यूपीएससी, तो उसको रिलेट करके बार बार दे दिया जाता है बहुत सारे संस्थानों के माध्यम से, और वो उस आर्टिकल को दे देते हैं, अपना कहते हैं कि इस पर लिखिए। ट्रेडिशनल टॉपिक भी कहीं ना कहीं निकला करते हैं तो वो भी ऐसे कर दिया जाता है। कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कहा जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। मैंने जो पढ़ने की बात की कि कब से स्टार्ट करें, तो कब से में यही है कि कंटेंट पढ़ने के बाद स्टार्ट करें। हो सकता है कि आपने पॉलिटी का कंटेंट पढ़ लिया है तो पॉलिटी को स्टार्ट कर दीजिए। ज्योग्राफी आप पढ़ने क्रम में भी रखिए। इकोनॉमी का जो बेसिक है वो आपने पढ़ लिया है तो उसको करंट के जो मुद्दे हैं उसे रिलेट करके तैयार करिए। हो सकता है कि आपका अभी जो सोसाइटी का मुद्दा हो वो आपने ना पढ़ा हो तो उसका आंसर राइटिंग अभी मत करिए। अब ये जो पढ़ेंगे आप, वहीं से आपको ये कंटेंट लेगा। और पूरे आंसर राइटिंग में अगर आंसर राइटिंग की कहा जाए कि जान क्या है, तो ये कंटेंट है सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज होती है पढ़ने की आदत। पढ़ने की आदत, पढ़ने की क्या आदत, आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि आप सटीक एक किताब उठाएं। पॉलिटी के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न में अगर आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लेते हैं, ठीक इसी तरीके से सोसाइटी की किताब है, ऐसी तरीके से आपके पास अन्य अन्य सब्जेक्ट की किताबें उपलब्ध हैं, उनको पढ़ लेते हैं और एक किताब को कई बार पढ़ते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और कॉन्सेप्ट जब आपके पास होता है तो कंटेंट आ जाता है। जो कंटेंट है, ये कंटेंट इसी से आता है। कंटेंट में ही कॉन्सेप्ट है और कंटेंट में ही आपका फैक्ट है, कंटेंट में ही आपका एनालिसिस करने का किसी भी टॉपिक को, ये भी क्षमता इसी से आपको आ जाती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता विकसित होती है। आप देखते होंगे किताबों में एक ही बात को कई विचारकों के अलग अलग विचार देके समझाया जाता है। और ये जो सोचने की क्षमता है, यही वास्तव में उत्तर लेखन में आपके पेन से लिख जाती है आपकी कॉपी पे। और सोचने की क्षमता उतनी ज्यादा विकसित होगी जितना ज्यादा आप
पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना। एक ही चीज़ को अच्छी कहीं से सामग्री आप लीजिए, बार बार पढ़िए, और उसको जब बार बार पढ़ेंगे तो उसमें सोचने की क्षमता आपकी जब विकसित हो जाएगी, और सोचने की क्षमता विकसित होने के बाद में आप चीज़ों को इंटर रिलेट करना सीख जाएंगे, इसको अंतर संबंधित करना सीख जाएंगे। और जैसे ही अंतर संबंध स्थापित करना आपको आ गया, अंतर संबंधित करना आप सीख गए, कोरिलेशन बनाना, इंटर रिलेट करना, तो इंटर रिलेशन ऐसी चीज होती है कि मैं एक उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं कि उससे आप एक टॉपिक पढ़ के कई जगह पे उसका उपयोग करके तैयारी आप कर सकते हैं। एक टॉपिक पढ़ के कई जगह उपयोग करके, यानी कि कम मेहनत में आप तैयारी कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी आप करिए। स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? स्टडी आपकी स्मार्ट होगी तब जब आपका जो इनपुट हो उससे ज्यादा आउटपुट मिले। स्मार्टली पढ़िए। हर एक चीज को, हर टॉपिक को आप रट के नहीं जा सकते, और रट के कहां तक जाएंगे? सब कुछ पूछा हुआ नहीं आता है। सब कुछ पूछा हुआ नहीं आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। आपको स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। आप सोचे कि हम कुछ मतलब ऐसे लिख देंगे कुछ भी आएगा, तो ऐसा नहीं है। जब आपके लिखने की क्षमता होगी तभी आप लिख पाएंगे। तो कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे इसको इंटररिलेट करते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा, और फिर आगे के मुद्दों पर मैं जाऊंगा। तो कंटेंट की जो बात हो रही है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट के लिए पढ़ने की आदत। आप पढ़ेंगे तो कंटेंट आपका तैयार होगा, और पढ़ने के बाद में जो आपके पास कंटेंट आया दिमाग में, तो उसको आप प्रोसेस करिए, सोचिए उसके बारे में। सोचने की क्षमता, ये हमने बात कर ली है। और सोचने की क्षमता आ गई तो इसको इंटर रिलेट करने, कोरिलेट करने की बात होती है, अंतर संबंधित करने की तो बात होती है। अब कितना आप कोरिलेट कर पाते हैं, कितना इंटर रिलेट कर पाते हैं, उतना बढ़िया आंसर आपका बनता है। और दूसरी चीज ये है कि आप इसी के साथ चीजों को जब अंतर संबंधित करते हैं तो एक टॉपिक में कई टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं। कंटेंट जब आपने निकाल लिया, आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, कंटेंट निकालते समय आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी आंसर जब आप लिखते हैं तो उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो यही होता है। पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन देने के बाद में सेकंड नंबर पर आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, और बॉडी पैराग्राफ के बाद में थर्ड नंबर पर आपका जो होता है वो कंक्लूजन होता है। किसी भी टॉपिक को आप कंक्लूड इस पे करते हैं। यही तीन जो स्टेप हैं वो आपके मेंस की आंसर राइटिंग में इस्तेमाल होंगे, और साथ में यही आपके एसे में भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही किया जाता है। बॉडी पैराग्राफ ही मेन आपका पैराग्राफ होता है। जब कोई भी टॉपिक आप करिए तो उस टॉपिक पे आपको मूल जो उसकी बातें हैं, जो उसके सार तत्व हैं, उनको निकाल के लिखना होता है, जिसको आप समरी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में समरी कह देते हैं। आप उसको कह सकते हैं उस टॉपिक की विशेषताएं तैयार करने की बात होती है, विशेषताएं। लेकिन इसको कम से कम आप इंट्रो लिखने भर का 2 से 3 लाइनों का इंट्रो हर टॉपिक पर आपका तैयार होना चाहिए। आंसर तो आपका मेन बॉडी पैराग्राफ में ही होता है। कंक्लूजन में आप सुझाव देते हैं, कुछ पॉजिटिव मैसेज डालते हैं, या कोई टॉपिक जैसा होगा। ठीक है, तो ये कंटेंट की बात हुई। कंटेंट जब आप निकाल रहे हैं तो एक बात यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण है कि कंटेंट कैसे आप तैयार करें कि वो मल्टी यूज उसका हो पाए। एक मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं। टॉपिक है, मान लीजिए कोई टॉपिक ले लीजिए। चलिए हम एक बहुत जनरल टॉपिक की बात करते हैं, और वो है जनांकिकीय लाभांश, जो आपसे पूछा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकीय लाभांश, जनांकिकीय लाभांश जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप तैयार मान लीजिए कर रहे हैं, तो आपको क्या तैयार करना चाहिए? सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा तैयार कर लीजिए, जो आप कहीं पर भी इंट्रो में लिख पाए। तो इंट्रो में आप क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा कि व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकीय लाभांश है क्या। दूसरा, आप इसकी जनांकिकीय लाभांश की कुछ विशेषताएं, कोर पॉइंट तैयार करिए, और
फिर तीसरी चीज यहाँ पर जो आप कंक्लूड करेंगे, कहीं पर कुछ लिखेंगे तो मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा इंडिया के बारे में, तो इंडिया के फीचर्स आप तैयार करिए। एक तो ये विशेषताएं हो गई आपकी कि जनांकिकीय लाभांश वास्तव में क्या होता है, इसका किस पे इफेक्ट पड़ता है, किन किन चीजों से ये रिलेटेड होता है, किन चीजों से ये प्रभावित होता है और किन बातों को, किन चीजों को ये प्रभावित होता है। इंडिया के परिपेक्ष में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आंकड़े भी आपके आ जाएंगे, कुछ फैक्ट के साथ में इसके कुछ प्रभाव भी इंडिया पे जो पड़ रहे हैं, भारत की जो विशेषताएं हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, वो आप तैयार कर लेंगे। तो ये टॉपिक आपका पूरा तैयार हो गया, जनांकिकीय लाभांश। इतना आपने पढ़ लिया, लिख लिया, नोट कर लिया, कहीं 2-3 बार उसको रिवाइज किया तो आपका ये इतना दिमाग में है। अब इसका उपयोग जरा आप देखिए। मान लीजिए कि ये टॉपिक आपने तैयार किया और आपने सोचा था कि इसको हम भूगोल के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक कहाँ कहाँ आपके काम आने वाला है। 4 पेपर आपके जीएस के हैं और मैं इसको आपको रिलेट करके दिखाना चाहता हूँ कि ये चारों पेपर में आपके कहीं ना कहीं काम हर तरीके से आ सकता है। पेपर नंबर फर्स्ट में ज्योग्राफी में आपका ये टॉपिक आएगा। ज्योग्राफी में जब आप मानव भूगोल पढ़ते हैं, मानव भूगोल में डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पेपर फर्स्ट में ही, ये P1 की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट में ही ये सोसाइटी में या सोशल इशू है, वहां पर इसकी बात आती है और इसका उपयोग सोशल इश्यूज वाले टॉपिक में भी हो जाएगा। ये डायरेक्टली दो जो टॉपिक है आपके, दोनों से रिलेटेड है। एक जनांकिकीय लाभांश आपने पढ़ा, इसका पेपर 2 में भी आप उपयोग कर सकते हैं। पेपर 2 में एक टॉपिक आपका दिया है ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स में HR में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पेपर 3 से भी ये टॉपिक बिल्कुल सीधा रिलेटेड है। इकोनॉमी का जो पोर्शन है, इकोनॉमी से भी ये डायरेक्टली रिलेटेड है। और पेपर 4 में भी आप डायरेक्ट यूज तो इसको नहीं कर सकते, नो डायरेक्ट यूज, लेकिन वहां पर जरूर कर सकते हैं जहां पर कोई बात ऐसी आ जाएगी कि भारत में जो बढ़ती आबादी है, बढ़ती आबादी एक समस्या है, नैतिकता में भी समस्या है। बढ़ती आबादी से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। बेरोजगारी की समस्या के कारण नगरीकरण में जो बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं उनमें संख्या बढ़ती है, चोरी चकारी बढ़ती है। तो उसको आप ज्योग्राफिकल डिविडेंड्स, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो डेमोग्राफिकल डिविडेंड से इसको ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो है उससे रिलेट करके आप लिख सकते हैं। लेकिन इन 3 पेपर से तो डायरेक्टली आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आपने तैयार किया था जनांकिकीय लाभांश, लेकिन यहाँ पर उसका उपयोग आपने, हो सकता है केवल ज्योग्राफी के लिए तैयार किया हो, तीनों पेपर में आपने आसानी से उसका उपयोग कर दिया। एक टॉपिक में और आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। एक टॉपिक हम ले लेते हैं, ऐसा ही कुछ टॉपिक, मान लीजिए कोई योजना या स्कीम से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जैसे एक योजना है स्वच्छ गंगा मिशन। स्वच्छ गंगा मिशन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है, मेंस में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछ ही लिया जाता है इसके बारे में। ये टॉपिक आपने तैयार किया, ठीक वैसे ही तैयार किया, इसका इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, इसकी कम से कम 5-7 विशेषताएं आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी तैयार कर ली, और इसके जो, अब मान लीजिए कि इसमें कंक्लूजन की जगह पे आप क्या तैयार करना है, ये कितनी सफल है, कितनी असफल है ना, क्या इसमें कमियां रह गई हैं, ये सारी चीजें आपने तैयार कर ली। और 5-7 जो ये कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे थे, तो इसमें आपने चैलेंजेस भी देख लिए, आपने थोड़ा सा इसके जो उद्देश्य हैं उनको भी देख लिया। अब ये जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक में अब 2-3 बातें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ से रिलेटेड है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ाई स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। पेपर 1 में आइए। पेपर 1 में सीधा ज्योग्राफी से इसका रिलेशन है। जहां नदियों की आप बात करते हैं तो गंगा की भी बात करेंगे। पेपर 1 में ही आपसे कल्चर पूछा जाता है, कल्चर से भी सीधा आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि गंगा स्वच्छ होंगी तो गंगा हमारे यहाँ बेसिकली केवल नदी नहीं है, इसका एक धार्मिक महत्व भी है, और धार्मिक महत्व होने के कारण ये हमारे कल्चर से रिलेट हो जाती है। पेपर 2 में आप आएंगे तो योजना के रूप में, योजनाएं आपके उसमें दी हुई हैं, योजना के रूप में आप इसको तैयार करिए, कितना बजट इसमें अलॉट हुआ, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो नदियों के लिए हैं, कौन सी योजना फ्लैगशिप योजना है, कौन सी योजना, कैसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो योजना के रूप में। पेपर 3 में आप आएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं, आर्थिक विकास की जब बात करते हैं, तो
आर्थिक विकास के कुप्रभाव होते हैं, और कुप्रभावों में एक कुप्रभाव है नदियों में बढ़ता प्रदूषण। जो रिवर पॉल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा कुप्रभाव है। तो रिवर पॉल्यूशन को कम करने के लिए उसके कौन से उपाय हो सकते हैं, तो उस रूप में आप स्वच्छ गंगा मिशन देख सकते हैं, क्लीन गंगा मिशन आप देख सकते हैं उसके उपायों के रूप में। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी रिलेट होके ये पेपर 3 में यूज कर सकते हैं आप। पेपर 4 में आप जाइए। पेपर 4 में इथिक्स में सीधा इसका उपयोग हो सकता है, केस स्टडी में इसका उपयोग हो सकता है। प्राकृतिक संपदा को जब आप हानि पहुंचाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, नैतिक मूल्यों के पतन की श्रेणी में आता है। आपके जो कर्तव्य हैं, आपकी जो ड्यूटी है, जो डीपीएसपी में कहा गया है, उसको आप कहीं ना कहीं नहीं पूरा कर रहे हैं। तो जो स्वच्छ गंगा मिशन है वो मनुष्यों के जो कर्तव्य हैं, मनुष्यों के जो अधिकार हैं, उनके साथ उनके कर्तव्यों का भी बोध कराता है। तो आप इथिक्स में इथिकल वैल्यू के रूप में मूल्यों के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा जो गंगा नदी है उसको वैल्यू क्यों दे रही है, क्योंकि नेचुरल महत्व उसका तो है ही है, साथ साथ में इसको कल्चर से जब आप रिलेट करेंगे तो धार्मिक महत्व भी हो जाएगा। नदियों को अब एक लिविंग आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे कई को चर्चा में रहता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कोर्ट्स कई डिसीजन में ऐसा कहते हुए पाए गए हैं, तो उसका आप उदाहरण दे सकते हैं। तो ये चारों पेपर से रिलेट हो गया। तो कंटेंट कैसा होना चाहिए ये हमने इसमें देख लिया। कोई भी चीज पढ़िए तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए, शार्ट में उसको नोट कर लीजिए। तो ये जो भी कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं, इन सभी कंटेंट का एक आपके पास कह सकते हैं समरी होना चाहिए, एक सार होना चाहिए। और अगर ये समरी है, ये सार आपके पास है, तो आप तैयारी सही दिशा में कर रहे हैं। आंसर राइटिंग कैसे और कब से करें, तो जब आपके पास ये कंटेंट हो जाए, ये सार हो जाए, तभी से आप करना शुरू कर दें। कोई डे फर्स्ट का रूल नहीं है कि आप 7th से ही आंसर राइटिंग कर रहे थे इसलिए आप टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आंसर राइटिंग जब करिए तो आपके पास कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। अगला जो हमारा इशू है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बहुत सतही भाषा का इस्तेमाल आप मत करिए। सतही भाषा का मतलब ये है कि जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें मत लिखिए आंसर। थोड़ा सा स्तरीय भाषा का प्रयोग करिए। एनसीईआरटी की जो भाषा है, अगर आप उसको फॉलो कर पाए, 8th की भाषा, 9th की भाषा जो एनसीईआरटी की है, अगर आप उसको फॉलो कर पाते हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो लगभग वैसा मिलता जुलता आप लैंग्वेज का प्रयोग करिए, उपयोग करिए, तो आपका काम बच जाएगा। बहुत ही सामान्य सी बात है। जैसे आपको कहना है कि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आप कह सकते हैं कि इसको टाला नहीं जा सकता, तो आप कह सकते हैं सामान्य सी भाषा में कि यह अति महत्वपूर्ण है ना, इसका विकल्प उपलब्ध नहीं है, या ये अविकल्प, मतलब ऐसी स्थिति है कि उसका विकल्प नहीं है, अविकल्प ये स्थिति है। आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई योजना है, तो योजना की कमियों को गिनाया, तो आप वहां पे आलोचनात्मक परीक्षण जब कर रहे हो तो ऐसे शब्दों का उपयोग करें कि वो कमियां आप गिना तो रहे हैं लेकिन सीधा गवर्नमेंट का विरोध आप नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि केवल आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भाषा एक स्तरीय भाषा होनी चाहिए, और स्तरीय भाषा के लिए आप एनसीईआरटी की बुक की जो भाषा है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये भाषा अच्छी भाषा मानी जाती है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मसाला काम तो आता है, लेकिन मसालेदार भाषा वहीं तक जहां तक आपका कंटेंट जो है वो इधर उधर बिखर नहीं रहा है, भटक नहीं रहा है, वहीं तक। मसालेदार लैंग्वेज पढ़ने में अच्छी लगती है, कभी कभी ये मार्क्स भी आपको ज्यादा बढ़ा के देगी। नॉर्मली जो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरे 12 नंबर के, तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आप जनरल लिखते हैं तो जनरल तौर पर लिखने में इसमें आपको मान के चला जाता है कि 3 नंबर दे दिया जाएगा। जब आप थोड़ा सा अच्छा प्रयास करते हैं, एक जो गुड आंसर होता है, तो उसमें ये मान के चला जाता है कि 4 से 5 नंबर दिया जाएगा। और जब आप बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं, वेरी गुड जो प्रयास होता है, तो उसमें 5+ नंबर जा सकते हैं। तो अगर आप जनरल आंसर लिखेंगे, जनरल कंटेंट होगा, जनरल आपकी लैंग्वेज होगी, तो आप यहाँ पर हैं, ठीक है। और 8 में से 3 नंबर पाना, यहाँ पर भी ऐसे ही कैटेगरी आप राइट कर लीजिए। तो यहाँ पर जब जनरल आंसर होगा, जब गुड आंसर होगा,
और जब वेरी गुड आंसर होगा जिसको एक्सेंट कहते हैं, तो यहाँ जनरल आंसर में आपको 5 नंबर, गुड आंसर में आपको 5 से या 6 से आप 7 नंबर कह सकते हैं, और वेरी गुड में 7+ जाया जाता है। तो अगर आपको 60% के आसपास नंबर लाने हैं तो आप देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको क्या लिखना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन जनरल आप लिख के आएंगे, सारे आंसर जनरल लिख के आएंगे, तो आपको 60% नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये जो 20 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इस 20 प्रश्न में आप मान के चलिए कि 5 प्रश्न तो आप बिल्कुल जनरल लिखने वाले हैं। 10 प्रश्न इसमें ऐसे होते हैं, 10 से 12 प्रश्न जो आप ठीक ठाक लिखते हैं, जिसको आप गुड कह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एक्सीलेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और 2 क्वेश्चन इसमें अभी और निकल आएंगे जो जनरल से भी घटिया आप लिख जाते हैं। 20 क्वेश्चन की जो असलियत है, तो ऐसे में जो जनरल मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपने ऐसे किए हैं तो लगभग 18 मार्क्स 15 मार्क्स इसमें आ गए। 10 ठीक ठाक ढंग से आपने किए हैं और तो इसमें आपके ऐसे ही नंबर आ गए। अब जितने नंबर का है उस हिसाब से तो आपके लगभग 55-60% मार्क्स ये हो जाते हैं। और जीएस का जो 200 नंबर का पेपर है, इसमें टारगेट यही होना चाहिए कि आप 100 क्रॉस करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे हमको कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। जैसे हमने ये देख लिया कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला जो है ये है कि हेडिंग का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का कारण ये है कि विभिन्न संस्थानों के द्वारा, विभिन्न आप कह सकते हैं लोगों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा अलग अलग बातें कही जाती हैं। कोई फास्ट एंड हार्ड रूल इसके लिए नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा आप करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा कर देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। जैसे हेडिंग का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, मैं एक आंसर भी अभी आपको दिखाने वाला हूं कि उसको हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हैं और हेडिंग ना डालें तब भी काम चलेगा। हेडिंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, और हेडिंग का प्रयोग करना है ये भी कहीं नहीं लिखना है, कहीं नहीं लिखा है। तो आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है किसके सामने? ये प्रेजेंटेशन होता है एग्जामिनर के सामने, और एग्जामिनर के सामने जो ये प्रेजेंटेशन है वो किस लिए होता है कि वो आपके आंसर को समझ सके। और ये समझ क्यों सके? जब समझेंगे तब आपको मार्क्स देंगे, और मार्क्स किस लिए? यही मार्क्स आपको पास कराएंगे। तो अगर हेडिंग डाल के आपने आंसर लिखा और उससे पढ़ने में, उसको समझने में आसानी हुई तो ठीक है, नहीं डाला और समझ में आ गया तब भी ठीक है। तो कोई हेडिंग डालने या ना डालने का रूल वैसे लिखा नहीं हुआ है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि 150 शब्द, 250 शब्द, 200 शब्दों में जब आप आंसर लिखते हैं और 20-20 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है, तो उसमें हेडिंग डालने का स्कोप होता है ना आपके पास टाइम होता है। स्कोप इसलिए नहीं क्योंकि वर्ड्स जो है यहाँ पर वो कम है, और टाइम इसलिए नहीं क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको करना है, 20 क्वेश्चन करना है, इसमें से 10 क्वेश्चन आपको 150 शब्दों में, 10 क्वेश्चन आपको 250 शब्दों में करना है। तो ऐसे में अगर आप समय का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। हेडिंग डालने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जहां पर आपने आसानी से हेडिंग डाल दी है, डाल सकते हैं, तो वहां पर हेडिंग डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में से बहुत सिंपल सा प्रश्न है और गांधार कला के बारे में आपसे पूछा गया है, और गांधार कला के बारे में प्रश्न यही है कि इस पे टिप्पणी कीजिए। तो आपने थोड़ा सा बताया, इंट्रो दिया कि गांधार कला है क्या, और फिर उसके एक हेडिंग डाल दी कि इसकी प्रमुख विशेषताएं, है ना। तो आपने फिर पॉइंट पॉइंट में, बुलेट पॉइंट में लिख दिया। बुलेट पॉइंट और हेडिंग मिक्स करके आप लिखिए, तो उसमें हेडिंग भी हो गई और बुलेट पॉइंट भी हो गया। जैसे आपने इंट्रो दिया गांधार कला के बारे में, और गांधार कला के बारे में इंट्रो 2-3 लाइन लिख के और फिर लिख दिया विशेषताएं इसकी, और ये जो विशेषताएं हैं ये वास्तव में हेडिंग है, और फिर सारी चीजें बुलेट पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे करके लिखते चले गए और लास्ट में कंक्लूड कर दिया। उसमें ना हेडिंग डालने की जरूरत है ना आपको पॉइंट देने की, आपने कंक्लूड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपने कोई दूसरा क्वेश्चन उठाया और उसमें शहरीकरण के बारे में पूछा गया है, और उसमें यही पूछ लिया गया है कि वर्तमान समय में
शहरीकरण जो है या बढ़ता शहरीकरण, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए, तो आपने एक निबंधात्मक भी आंसर लिख दिया तो कोई समस्या नहीं है। जहां पर आप आसानी से हेडिंग डाल सकें डालिए। हेडिंग डालने के लिए कोई मोटी पेन या ऐसा कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप हेडिंग डाल के उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू और ब्लैक, यही दो पेन आपको यूज करनी चाहिए। तो ब्लैक से हेडिंग डाल दीजिए और ब्लू से लिख दीजिए। अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए। अंडरलाइन वो चीजें करनी चाहिए जो बिल्कुल पुष्ट हो, जो चीजें बिल्कुल सही हो, जो चीजें आपको लग रहा है कि इसको दिखाना चाहिए, एग्जामिनर के नजर में ये आनी चाहिए, दिखाने लायक हो। आप जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो नए बर्तन निकाल के उसमें उनको शरबत परोसते हैं, चाय परोसते हैं, जो भी आप करते हैं खाने के लिए नए बर्तन निकालते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो देखें हमारे पास ये है। आंसर में भी ठीक वैसे ही होता है। उन चीज़ों को दिखाइए एग्जामिनर को जो आप जान रहे हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया पॉइंट हमने दिया है, अच्छा कंटेंट हमने दिया है और ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको अगर एग्जामिनर ने नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर देख लिया तो बहुत अच्छा होगा। तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन क्या नहीं करना है? गलत फैक्ट कभी अंडरलाइन आपको नहीं करने हैं। गलती से भी अगर गलत आपने लिख दिया है या उतना दमदार नहीं है, कमजोर फैक्ट है, उसको अंडरलाइन आपको नहीं करना चाहिए। अपनी कमियों को निकाल के सामने कभी नहीं करना चाहिए। तो कमजोर बातों को कभी अंडरलाइन नहीं करना है। लेकिन अंडरलाइन कितना करना है? मान लीजिए कि आपने 150 शब्दों में आंसर लिखा है तो उसका लगभग 10 से 20% शब्द आप अंडरलाइन कर सकते हैं। 10-15 वर्ड कर दिए, 25 वर्ड आपने कर दिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पूरी हर एक 2 लाइन छोड़ के फिर 1 लाइन अंडरलाइन, फिर 2 लाइन छोड़ के 1 लाइन अंडरलाइन। तो उसमें बचा क्या, अंतर क्या बचा? जैसे बहुत सारे लोग किताब पढ़ते हैं, हाईलाइट जब करते हैं तो पूरी किताब ही हर लाइन हाईलाइट होती है। हाईलाइट वो चीजें की जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हीं चीजों को दिखाइए जो इंपॉर्टेंट हो और दमदार हो। चार्ट या डायग्राम का प्रयोग प्रत्येक उत्तर में होना जरूरी है। बहुत सारा ये र्यूमर आपके सामने आजकल फैला हुआ है कि वो खूब ज्यादा चार्ट बनाता था जो टॉपर था, और आपको कॉपियां भी दिखाई जाती हैं कि चार्ट बना बना के उसने लिखा और बहुत डायग्राम बनाए तो बहुत अच्छे मार्क्स उसको मिले। अच्छा, एक चीज ये बताइए आप कि मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया कि अकबर की जो अब अकबर का जो प्रशासन था उसके बारे में कुछ बताइए। सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। 1857 क्रांति के कारण और परिणाम बताइए, है ना। 1857 से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न ले लीजिए, मुगल काल से कोई प्रश्न ले लीजिए, दक्षिण भारत के इतिहास से कोई प्रश्न ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किसमें बन सकता है, किसमें नहीं बन सकता है। अकबर के प्रशासन के बारे में जब आप लिख रहे होंगे तो उसमें क्या, उसके प्रशासन में कितने घोड़े, हाथ कैसे क्या था, वो सब आप घोड़े हाथियों का फिगर बना के दिखाएंगे, डायग्राम बनाएंगे? नहीं। अगर आप 1857 की क्रांति लिख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप कारण परिणाम पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वायरमेंट का कोई मुद्दा है, पोल्यूशन पे कुछ आप लिख रहे हैं, कोई ऐसा इशू है जो करंट से रिलेटेड है, वहां पर कुछ फिगर की जरूरत है, तो वहां पर आप बना सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में जबरदस्ती आपको नहीं घुसेड़ना है क्या, चार्ट और डायग्राम। लेकिन जहां पर बन सकता है, जहां जो जिन क्वेश्चन का थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच है, तो साइंटिफिक अप्रोच वाले प्रश्नों में आप बना सकते हैं। चार्ट डायग्राम बनाने का उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले आप ये सीखिए। उद्देश्य ये होता है कि आपके पास टाइम कम है, टाइम कम और कंटेंट आपके पास ज्यादा है। तो जो टाइम कम है और कंटेंट ज्यादा है तो आप चार्ट डायग्राम का प्रयोग करिए। जो चीजें चार्ट और डायग्राम में आप प्रेजेंट कर दीजिए उनको आप राइटिंग में मत लिखिए। अगर आपने इसका प्रयोग यहां पर कर दिया है तो राइट करने की उसको जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत उसको नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है, जहां पर आपके पास टाइम तो है, कंटेंट आपके पास कम है, वहां पर आप लैंग्वेज का उपयोग करिए। लैंग्वेज का उपयोग इसलिए कि थोड़ी बहुत बातें आप कर सकते हैं। वहां पर बुलेट पॉइंट में मत लिखिए, वहां पर आप पैराग्राफ में लिखिए। टाइम ज्यादा है आपके पास, कंटेंट उतना नहीं है, तो आप आंसर तो आपको कुछ तो दिखा है, तो पैराग्राफ में लिखिए। आप वहां पे बुलेट पॉइंट में ना लिखिए।
बुलेट पॉइंट में वहां पर लिखिए जहां पर आपको टू द पॉइंट बिल्कुल सब कुछ पता हो। आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए 42वें संविधान संशोधन के बारे में, तो आपने फटाफट 5 पॉइंट लिख दिए बुलेट पॉइंट में। लेकिन आपको केवल बस यही आ रहा है कि उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था और कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो आपने लैंग्वेज में उसको लिखा। तो कुछ न लिखने से अच्छा है कि आपने इतना करके लिख दिया। ठीक है, इन सारी चीजों के बाद अब बात आती है कि शब्दों को कैसे गिना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के सामने। शब्दों के गिनने की जहां तक बात है, उसको लोगों ने कई तरीके से समझा है, कई तरीके से। शब्दों को गिनने की एक बात यहां पर और आती है कि जो कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं वो कहां तक आप लिख सकते हैं। कहां तक लिखने की बात यह है कि आपने मान लीजिए कि वो कंटेंट जो आपने तैयार किया है वो ऐसा है ही नहीं है, इतना ज्यादा आपने तैयार कर लिया है कि उसको पूरा लिखा जा सके। तो कौन सी चीजों को आप काट छांट करें, कौन सी चीजों को हटाएं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरा आज तक भंग हुए बिना परिलक्षित की है। ये एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप प्रारंभिक परीक्षा में भी पढ़ते रहते हैं, इसके बारे में जानते रहते हैं। इस प्रश्न को कैसे आप लिखेंगे? इस प्रश्न में जो कंटेंट हम आपको यहां दे रहे हैं, उस कंटेंट की आप लेंथ की बात करें तो लगभग 500 शब्द आपको हम यहां बता रहे हैं। लेकिन आपके पास स्कोप है कि मैक्सिमम आप इसको 250 शब्दों में लिखें, ज्यादा से ज्यादा 250-60 शब्दों में। अभी एक बात और हमको करनी है कि कितनी छूट है, कितना आपको कैसे तैयार करना चाहिए, कितना शब्द में आपको लिखना है और कितना आप लिख सकते हैं, कितना कम, कितना ज्यादा। तो आधा कंटेंट यहां पर ये कौन सा आप घटाएंगे? आप शुरुआत ऐसे कर रहे हैं कि विश्व की बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं, प्राचीन जो अनेक सभ्यताएं हैं, उसमें एक मिस्र की है, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक इसी तरीके से यूनानी सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं जो अपनी प्राचीन संस्कृतियों को खो चुकी है। लेकिन जो भारत की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लक्षण जो है, उसकी जो जीवन शैली है, वो अभी भी आपको परिलक्षित हो जाएगी, दिखाई दे जाएगी। इतना इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। दूसरी जो बात है कि इसके क्वेश्चन के शब्द को कैसे कम करें, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है कि प्राचीन मेसोपोटामिया जो इराक और प्राचीन मिस्र जो इजिप्ट में धार्मिक और सामाजिक मूल्यों की जगह अब देखेंगे तो इस्लाम आ चुका है। वहां पर इस्लाम आया, लेकिन भारत में आज भी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मूलभूत धार्मिक जो तत्व हैं वो आपको हूबहू वैसे मिल जाएंगे। इतना आपने लिखा है इसलिए क्योंकि क्या परिवर्तन हुआ है जो क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है। इंट्रो तो यहां पर हो गया, यहां से आपका बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है और इसमें यही दिखाना है कि आज भी परंपराएं हमारे यहाँ बिना भंग हुए, बिना छिन्न भिन्न हुए परिलक्षित होती हैं, वो नष्ट नहीं हुई है। अब किस रूप में? यहाँ पे मैंने देखिए हेडिंग का भी प्रयोग किया है। धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं जो हमारे यहाँ अभी भी मिल रही हैं, सैंधो कालीन जो नगर नियोजन है उस रूप में भी हम देख ले रहे हैं, आज भी मिलेगा। सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, सामाजिक धरोहर के तौर पर, आर्थिक परंपराओं के तौर पर, और ठीक इसी तरीके से आप आगे बढ़ें तो अन्य करके आपने एक डाल दिया जिसमें कुछ सैद्धांतिक लक्षण आज भी जैसे विदेश नीति में है, सहअस्तित्व की भावना है, अहिंसा है, खान पान है ना, और जैसे गेहूं, जौ, वैदिक सभ्यता के लोगों का भी खान पान था, आज भी भारतीयों का प्रमुख खान पान है। ठीक है, तो ऐसे आपने इस पूरे आंसर को कंप्लीट किया। यहां पर जब आप लिख रहे हैं तो आधा जो आप तैयार करेंगे, कुछ तो चीजें आपको भूलती हैं, लेकिन आप ऐसा सोच के कतई ना तैयार करिए कि काम का ही बचेगा बाकी तो भूल जाएगा, तो आप पहले ही बहुत ही खराब तरीके से तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर है, कुछ उदाहरण आप कम कर दीजिए, जैसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे धार्मिक परंपराएं, जैसे लिंग पूजा, योनि पूजा, वृक्ष सर्प आराधना, पशुपति की पूजा, ताबीज धारण करना, टोने टोटके, ये सब मिलते हैं, तो आज भी हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। यहां तक भी बात करके आप कंप्लीट इसको कर सकते हैं। यहाँ हेडिंग डाला है आपने तो ठीक है, नहीं तो बुलेट पॉइंट में भी लिख दिया है, निरंतरता बनाए हुए डैश और बुलेट पॉइंट में ये चीजें लिख दी हैं, तब भी ठीक है। आगे चलकर कालांतर में वैदिक धर्म का विकास हुआ, ये रूपरेखा आप, अगर आपके पास स्कोप नहीं है तो न दिखाइए,
अगर है तो इसको दिखाइए, इतना कम आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो सैद्धांतिक नगर नियोजन जो है, उस समय नालियां ढकी हुई मिलती थी, नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे, समकोण पर एक दूसरे को काटती सड़कें थी। आज भी चंडीगढ़ का उदाहरण आप देखिए, या कोई प्लांट सिटी, आप गोमती नगर देखिए लखनऊ का, आप इंदिरा नगर देखिए, किसी भी शहर का जो प्लांट सिटी देखेंगे इस पैटर्न पर होता है। मोहनजोदड़ो से जो कांस्य मूर्ति मिली है, नृत्य मुद्रा जो मिली है, हमारी कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत है ना, जो उड़ीसी और भारतनाट्यम में आज भी हम उसको देख सकते हैं। सामवेद के भारतीय संगीत की उत्पत्ति को भी हम देख सकते हैं। ये एक उदाहरण मैं आपको ये दे रहा हूं कि कैसे कंटेंट को काटना छाटना है और कैसे लिखना है। एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसे हम जल्द ही फ्री आंसर राइटिंग पहले शुरू करेंगे, जो आपको चीजों को, कुछ क्लासेस हम आपको देंगे जो आपको समझाएंगी कि कैसे कैसे उसमें चीजें होती हैं। बाकी जो कंटेंट होगा उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, वो अलग बात है, नहीं तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा तो ये पीडीएफ्स भी हम आपको कुछ वहां पर उपलब्ध कराएंगे जो आप समझ पाए। जो क्लासेस हमारे यहाँ पे होती चली जाएंगी। एक नया ग्रुप हम राइटिंग का बना रहे हैं, तो उसमें वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं बोल दूंगा, वो अपडेट हो जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सामाजिक धरोहर, आर्थिक परंपराएं, जैसे सामाजिक धरोहर में हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से चली आ रही हैं। पितृसत्तात्मकता जो आप देख रहे हैं, यज्ञोपवीत धारण करने की बात, शाकाहार करने पे जो बल दी जाती है, वैदिक सभ्यता की चीजें हैं जो आज भी चली आई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आप देखें तो व्यापार प्रधान थी। आज भी तौल की जो प्रणाली है उसका उपयोग आज भी हम करते हैं। आज भी जो वर्तमान समय में युग है वो व्यापारिक युग है। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के रूप में भी अभी हम देखते हैं, पहले भी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान है। और अन्य में आप दो चार बातें डालिए और लास्ट में ये कंक्लूजन देखिए। अतः हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के पुरोधा कवि, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गीत के रचयिता कवि अल्लामा इकबाल ने ठीक ही कहा है कि भारत व्यवस्था जानने मिटती नहीं हमारी, है ना। ये थोड़ा सा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा है कि हमारी जो व्यवस्था है वो मिटती नहीं है। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए, हाँ उसी का भाव लिखा हुआ है। और यहाँ कुछ बात ऐसी है कि हस्ती हमारी नहीं मिटती है ना, कि मतलब सारी जो सभ्यताएं हैं वो मिट गई, बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता अनश्वर है, हमारी सभ्यता नष्ट नहीं हो रही है और ये कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जा रही है। तो थोड़ा सा आपने एक साहित्य इसको अंत दे दिया। तो और लैंग्वेज भी जो यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, ये लैंग्वेज उत्कृष्ट है, स्तरीय है। इस भाषा का प्रयोग करके आप अच्छे अंक, है ना, उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कठिन भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, लेकिन आसान भाषा जो अच्छे शब्दों में हो उसका प्रयोग जरूर करना है। अब बात आती है कि इसकी काउंटिंग हम कैसे करें। शुरू में हमने बताया था कि काउंटिंग कैसे करें। तो आप कंप्यूटर पे तो बहुत आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वर्ड दिख रहा है कि इसमें 582 वर्ड्स, लेकिन इसमें काउंट जो करता है कंप्यूटर, प्राचीन, मेसोपोटामिया, इराक, ऐसे ये एक एक शब्द गिनते हैं। तो आप ऐसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे में करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऐसे एक और कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो लगभग 16 शब्द, 15 17 शब्द इसमें है। तो आपने अगर 150 शब्दों का आंसर लिखा है, तो आपकी जब कॉपी में आप लिखते हैं तो 7 से 8 शब्द आते हैं ऐसे। तो आपने अगर 150 शब्द लिखा है तो 20 लाइनें आपकी होनी चाहिए। तो लगभग 150 शब्दों का आंसर लगभग 1.5 पेज में, 100 शब्द के लगभग। लिखावट पे निर्भर करता है। मीडियम साइज का अगर आपका अक्षर बनता है जो आप लिखते हैं, और सामान्य अक्षर आप बनाते हैं, तो सामान्य अक्षर में ये लगभग 1 पेज में 100 शब्द ही आते हैं। तो 250 शब्द का 2.5 पेज, 2.25 पेज, 3 पेज तक। और जो छोटे लोग अक्षर बनाते हैं जो लोग, तो उनका जो है वो 1 पेज में ज्यादा शब्द आ जाता है। इस तरीके से आप इसको काउंट करिए, सारे शब्द गिने जाते हैं। हेडिंग का जो मैंने बताया है वही, यहाँ पे डायग्राम का कोई उपयोग नहीं था, नहीं डाला गया है, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर डायग्राम वाला होगा तो उसका उपयोग जरूर हम कर सकते हैं।
तो ये हमारा पूरा एक सेशन आज का रहा, जिसमें हमने आपको बताया कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कब से करनी है, कंटेंट जो हो जाए उसको करते रहिए, बाकी आप पढ़ के आगे कंटिन्यू रखिए। कैसा कंटेंट होना चाहिए, कैसे निकालना है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, भाषा, हेडिंग का प्रयोग करना है कि नहीं, अंडरलाइन करना है, क्या करना है, चार्ट डायग्राम का प्रयोग कितना करना है, शब्दों को कैसे काउंट करना है। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। और हम लोग इस समय एक खुशी का मौका है हमारे लिए, एक हम लोगों का जो बैच रहा है DIC का वो बहुत अच्छा गया है, खास करके उसका आंसर राइटिंग बैच। तो उस बैच में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वो उन्होंने हमारा मान बढ़ाया है। लगभग 35-40 की संख्या है जो लोग हैं, जल्दी ही उनसे हम रूबरू आपको कराएंगे। ऐसे ही ग्रुप में आप शामिल के आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फिलहाल जो आप एक ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं जिसमें आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, ये सारे PDF दिए जाएंगे, तो उनको आप उसको ज्वाइन करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।